याद कीजिए, विपक्ष ने पिछले 20-25 सालों में बीजेपी के ऊपर एक ही पुराना आरोप टांगा रखा। वो था, ये तो अपर कास्ट की पार्टी है, ये तो ब्राह्मण बनियों वाली पार्टी है, कोई दलित पिछड़े वो इनके साथ क्यों जाएंगे। The Prime Minister is incapable of doing the caste census. बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। Usually remember, the BJP is accused of being a Brahmin Banya party. और इस नैरेटिव को इतनी बार दोहराया गया कि ऐसा लगने लगा जैसे लोअर कास्ट हिंदूज कभी भी बीजेपी की तरफ जाएंगे ही नहीं। मंडल पार्टियों को यह भरोसा था कि उनकी कास्ट फेंसिंग कभी टूटेगी ही नहीं। लेकिन आज ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल उल्टी कहानी लिखी जा रही है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद बिहार है। अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है और बीजेपी इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली है। लेकिन एनडीए की जीत से ज़्यादा बड़ा सरप्राइज एक और था। बीजेपी ने उन सीटों को भी क्लीन स्वीप कर दिया जहां आबादी का बड़ा हिस्सा नॉन अपर कास्ट था। जिन सीटों पर महादलित, ईबीसी, पासी, निषाद, मल्ला, कोयरी, कुर्मी की आबादी सबसे ज़्यादा थी, यानी वही कम्युनिटीज़ जिन पर आरजेडी, भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां अपनी मोनोपोली समझती थी, इनमें से बड़ी संख्या ने इस बार खुलकर एनडीए को वोट दिया। इवन भोयरी, भाखरी, साकरा जैसे जो एससी रिजर्व्ड सीट्स हैं, उनके ऊपर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। पर ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। आज वही यूपी, हरियाणा, बिहार जो कभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के किले होते थे, वहीं पर पूरा खेल पलट चुका है। इन राज्यों में मंडल पार्टियां ये मानकर बैठी हुई थी कि यादव हमारे, जाटव हमारे, महादलित हमारे, ईबीसी हमारे, ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ साल से इन्हीं वोटर्स ने ऐसा झटका दिया है कि इन कास्ट बेस्ड पार्टीज का पूरा सिस्टम, पूरा गणित, सबकी हवा निकल चुकी है। और ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने ये सब किया कैसे? क्योंकि जिस पार्टी को मनुवादी और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, आज उसी पार्टी के सबसे बड़े लॉयल वोटर बेस लोअर कास्ट हिंदूज बन चुके हैं। कैसे भाजपा ने हिंदुत्व के फॉर्मूले से कास्ट पार्टीज की रीढ़ को तोड़ दिया है। और सबसे मेन, क्यों ये जो बदलाव है ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत जरूरी था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये वीडियो ना केवल हार्ड फैक्ट्स पर होने वाला है। और अगर आपको ये बात समझनी है कि आज मोदी ने कैसे कास्ट की दीवारों को तोड़कर हिंदुओं को एक बड़े हिंदुत्व आइडेंटिटी के अंदर जोड़ दिया है, कैसे मंडल राजनीति की कमर तोड़ दी गई है, तो उससे पहले ना हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये काम आखिर था कितना मुश्किल। सच कहें तो 1970s के बाद ना पूरे हिंदी बेल्ट के अंदर एक कास्ट की पॉलिटिक्स इतनी हद तक जम चुकी थी कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन हिंदू कास्ट की लाइन से ऊपर उठकर वोट कर पाएगा। उस समय ना यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड इंजीनियरिंग थी, और इस इंजीनियरिंग के ठेकेदार थे कांशीराम, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे नेता, जिन्होंने राजनीति को ऐसे डिजाइन कर लिया था कि हर कास्ट अलग अलग टुकड़ों में बट जाए। 1970s के बाद ना बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कुछ लोगों के हाथ का खिलौना बन चुकी थी, और ये लोग सिर्फ अपनी जाति को मजबूत करने की राजनीति करते थे। मुलायम और लालू यादव ने यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन को एक परमानेंट फॉर्मूला बना दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर यादव और मुस्लिम्स को एक तरफ खड़ा कर दिया गया था, और बाकी हिंदूज तो छोड़िए, बल्कि खुद ओबीसीज जैसे कि कुर्मी, कोरी, लोध, निषाद, मल्लाह, सभी को सिर्फ एक भीड़ बना दिया गया था। और यही फॉर्मूला ना मायावती ने दलितों के साथ खेला था। बीएसपी ने जाटव कास्ट को पूरी तरीके से एक फौज बना दिया था, खुद को दलितों का मसीहा बताकर। इसके बाद अगर बिहार की बात करें तो लालू यादव का परिवार इसी कास्ट पॉलिटिक्स के कारण, MY फॉर्मूला के कारण 15 साल से ज्यादा समय तक सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा रहा बिहार के अंदर। ओवरऑल इसी फेज में मंडल पॉलिटिक्स काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी। मंडल पार्टी का मतलब ये होता था कि कास्ट को काटो, कास्ट को भड़काओ, कास्ट को एक दूसरे से लड़ाओ और अपने लिए परमानेंट पॉलिटिकल पावर बना लो। और यही ना असली ट्रेजेडी भी थी। इन कास्ट नेताओं ने जानबूझकर हिंदू समाज को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि एक इंसान खुद को हिंदू कहने से पहले झिझकता था, पर अपनी जाति का नाम लेने में नहीं झिझकता था। अभी तक इस वीडियो में हमने जिन भी लीडर्स का नाम लिया ना, वो कास्ट का वेपनाइजेशन कर जरूर रहे थे। इससे हिंदू कास्ट लाइन्स में टूट भी रहा था, पर इस काम की जो शुरुआत है ना, वो इन लीडर से भी जो पहले के लीडर्स थे
वो कर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी के लिए एक रिजर्वेशन लागू कर दिया था और यहाँ से ये आग बढ़नी चालू हो गई थी बिहार के अंदर, क्योंकि रिजर्वेशन ना थ्योरेटिकली अपलिफ्टमेंट के लिए था, लेकिन पॉलिटिक्स में ये कास्ट बॉम्ब की तरह फटने लगा था। देखते ही देखते कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रीजनलिज्म भारतीय राजनीति का एक डार्क चैप्टर बन गया और इसके बाद साल 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। हमने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने का निर्णय किया है। 27% सेंट्रल ओबीसी कोटा लागू होने के बाद देश के अंदर दंगे, आगजनी और हिंसा की आग फैल गई। कुछ युवाओं ने आत्मदाह कर लिया। कॉलेज के जो कैंपस थे ना, वो मैदान जंग बन गए। फोर्सेस ने बार बार लाठीचार्ज किया उन पर। सोशल जस्टिस के नाम पर पॉलिटिक्स ने कास्ट को इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया कि लाखों हिंदू एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस पूरे समय में हिंदू सोसाइटी अंदर ही अंदर टूटती चली गई थी। यदि एक गांव के अंदर 10 जातियां रहती थी ना, तो हर जाति दूसरी जाति को राइवल मानती थी और जब समाज इस तरीके से आपस में लड़ रहा हो तो नेचुरली एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होते हैं ना, वो एक्सप्लॉइट करते ही हैं। यही कारण है कि 1990s में जब कश्मीर में हिंदुओं पर सबसे बड़ा हमला हुआ, उनकी जमीनें छीनी गई, उनकी बेटियों को निशाना बनाया गया, पूरी की एक पूरी कम्युनिटी को रातों रात घर से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, तो एक भी मंडल राजनीति के लीडर ने ना कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई थी। सब अपने अपने कास्ट वोट बैंक को संभालने में लगे हुए थे। हिंदूज डिवाइडेड थे और इस्लामिक रेडिकल्स इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। साफ शब्दों में कहें तो मंडल की राजनीति ने हिंदुओं को इतनी जातियों में बांट दिया था कि पूरी की पूरी हिंदू सोसाइटी फ्रैगमेंटेड हो चुकी थी। अगर आप उस समय किसी गांव में जाएं और लोगों से पूछें कि आप कौन हैं, तो वो हिंदू नहीं कहते थे, वो कहते थे मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं जाटा हूँ, मैं पासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ। यही सब चलता था और यही मंडल का असली उद्देश्य था। हिंदू आइडेंटिटी ऑलमोस्ट समाप्त कर दी गई थी और यहाँ तक कि राम मंदिर मूवमेंट भी हिंदुओं को पॉलिटिकली नहीं जोड़ पा रहा था। मंडल पार्टीज ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि यूनाइटेड हिंदू मतलब उनकी राजनीति का खत्म होना, और इसीलिए उन्होंने दशकों तक हिंदू यूनिटी जैसी चीजों को सप्रेस किया। उन्हें डर था कि एक बार हिंदू आइडेंटिटी उठ गई ना, तो जाति की जो दीवारें हैं वो गिर जाएंगी और उनके वोट बैंक जो बनाए हैं उन्होंने दशकों में, वो टूट जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय मंडल राजनीति इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इसके ऊपर कोई नैरेटिव खड़ा हो पाएगा कभी। लेकिन इसी मंडल पॉलिटिक्स को चैलेंज करने आती है कमंडल पॉलिटिक्स। देखिए, इस दौर में ये बात तो साफ हो चुकी थी कि अगर कोई नई बड़ी और मजबूत आइडेंटिटी नहीं आई तो हिंदू समाज हमेशा के लिए कास्ट की खाई में फंसा रहेगा। हिंदू कभी एक नहीं होंगे और मंडल पार्टियां इसी बिखरे हुए समाज पर राज करती रहेंगी। यही वजह थी कि बीजेपी ने मंडल पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए कमंडल पॉलिटिक्स को सामने रखा, और कमंडल पॉलिटिक्स को समझने के लिए हिंदुत्व को समझना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कमंडल असल में हिंदुत्व का ही पॉलिटिकल रूप है। सबसे पहले तो एक बात साफ कर दूं कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ मंदिर मस्जिद नहीं है। ये कोई धार्मिक नारा नहीं है जैसा आजकल जानबूझकर गलत तरीके से ये बताया जा रहा है। अगर इसे सबसे आसान भाषा में समझें तो हिंदुत्व की पहली और सबसे बेसिक परिभाषा यही है कि पहचान हिंदू होगी, कास्ट वास्ट बाद में आती रहेंगी। हिंदुत्व शब्द का प्रयोग भले ही 1892 में चंद्रनाथ बासु ने पहली बार किया हो, लेकिन इसका असली ढांचा सावरकर ने बनाया। सावरकर ने काला पानी की जेल में एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखी और इसमें साफ साफ कहा गया कि हिंदू समाज 7 जंजीरों में बंधा हुआ है, 7 जंजीरों में। और वो 7 जंजीरें बताई क्या थी? अनटचेबिलिटी, इंटरकास्ट भोजन, इंटरकास्ट विवाह, वेद सीखने पर कास्ट रोक, शुद्धि रोक, समुद्र यात्रा पर रोक और कास्ट के हिसाब से काम तय करने की परंपरा। सावरकर ने साफ कहा कि यही कमजोरियां हिंदू समाज को गिराती हैं और इसी के कारण उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन नाम से एक मंदिर बनवाया। ये जो मंदिर था ना, ये ऐसा मंदिर था जहां हिंदुओं को बिना किसी जातिगत भेदभाव के खुली एंट्री मिलती थी। उन्होंने और भी कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोत्साहन देना और सो कॉल्ड अनटचेबल्स के साथ खाना खाना। और यही वो वजह थी कि अंबेडकर ने भी सावरकर को पत्र लिखकर कहा कि आप उन नेताओं में से हो जो सच में कास्ट को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आज की लेफ्ट लिबरल लॉबी अंबेडकर और सावरकर की इस एकता से ना इतनी असहज है कि ये तथ्य किताब से लगभग गायब ही कर दिया इन्होंने। खैर, आगे बढ़ते हैं। सावरकर की इसी सोच से आगे ना 1925 में आरएसएस की शुरुआत होती है। हेगडेवर साफ तौर पर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे
आरएसएस का ढांचा ही यही था कि कास्ट को भूलकर एक डिसिप्लिन्ड हिंदू सोसाइटी को बनाया जाए। संघ ने शुरू से ये नियम रखा कि शाखा में कोई भी कास्ट नहीं पूछेगा, और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि खुद गांधी ने 1934 में ये कह दिया कि आरएसएस में अनटचेबिलिटी तो कहीं दिखती ही नहीं है। पर देखिए, आरएसएस सोसाइटी में एक विचारधारा लेकर आई थी, लेकिन इस विचारधारा को मास पॉलिटिक्स में बदलना ये बीजेपी का काम था। और ये मौका तब आया जब बीजेपी को साफ दिखने लगा कि अगर अभी भी हिंदू कास्ट लाइनों में बंधा रहा तो आगे उसका कोई भविष्य है ही नहीं। और इसी समझ ने बीजेपी को कमंडल पॉलिटिक्स की ओर धकेल दिया, यानी एक ऐसी पॉलिटिक्स जो कास्ट की जगह हिंदू आइडेंटिटी को सबसे आगे रखती है। यहीं से फिर आडवाणी की रथ यात्रा शुरू होती है, और ये सिर्फ मंदिर आंदोलन नहीं था, बल्कि टूटे हुए हिंदू समाज को जोड़ने का सबसे बड़ा सोशल मोबिलाइजेशन था। सोमनाथ से अयोध्या तक लाखों लोग सड़कों पर निकले हुए थे, और ये भीड़ सिर्फ किसी एक कास्ट की नहीं थी। ओबीसी, दलित, अपर कास्ट सब साथ में थे। उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेता उस समय ये दिखा रहे थे कि ओबीसी समाज केवल एसपी या आरजेडी का गुलाम नहीं है, वो भी हिंदू आइडेंटिटी में अपनी जगह देख रहा था। In response to the Mandal politics, the BJP used the Kamandal politics by turning the window towards the issue of Ram Janmabhoomi. It spearheaded the movement with the Vishwa Hindu Parishad, and Lal Krishna Advani started the Rath Yatra from Somnath to Ayodhya. This helped steer the conversation from the issue of reservation to an issue which the BJP assumed would unite its Hindu vote bank. मंडल पॉलिटिक्स को असली झटका तब लगा जब अयोध्या आंदोलन में ओबीसी और दलित समाज सबसे आगे दिखाई दे रहा था। मतलब वो लोग जिन्हें एसपी, बीएसपी और आरजेडी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगे थे। और मंडल की रीढ़ की हड्डी तो तब टूटी जब राम मंदिर की नींव एक महादलित कार सेवक कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई। ये सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं था, ये मंडल पॉलिटिक्स की छाती पर सीधा प्रहार था। इनफैक्ट चौपाल आज राम मंदिर ट्रस्ट के एक महत्वपूर्ण पद पर है। प्रोफेसर बद्री नारायण के हिसाब से बीजेपी की जो रणनीति थी वो समग्र हिंदुत्व के विचार पर आधारित थी, जिसका मकसद ओबीसी और एससी समुदायों को भी हिंदुत्व की एक बड़ी पहचान के भीतर जोड़ना था। इसी वजह से यह आंदोलन हिंदी बेल्ट में अलग अलग जातियों के हिंदुओं को एक मंच पर ले आया। और से आरएसएस वो भी इस दौर में एक बहुत बड़ा काम कर रही थी, मंदिरों में दलित पुजारियों को प्रोत्साहित करना। उस समय के वातावरण में यह विचार बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था, जिसका ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। धीरे धीरे हिंदुत्व एक काउंटर आइडियोलॉजी के रूप में उभरने लगा, और जो मंडल ढांचे को अंदर से तोड़ रहा था, जो मंडल पार्टियां हिंदुओं को कास्ट आइडेंटिटी में फंसा रही थी, हिंदुत्व उतनी ही तेजी से उन्हें बाहर निकालने का काम कर रहा था। लेकिन मंडल की गिरती हुई जमीन को बचाने के लिए इन पार्टियों ने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया। हिंदुत्व आइडियोलॉजी सिर्फ ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी है। उन्होंने हर जगह ये पिटा हुआ नैरेटिव फैलाया कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है बीजेपी। लोअर कास्ट हिंदुओं को डराया जाने लगा कि अगर वो हिंदुत्व में जाएंगे ना तो उनके साथ धोखा हो जाएगा। इस लेवल पर फियर मॉन्गरिंग और कास्ट मोबिलाइजेशन किया गया कि पूरे देश में हिंदुत्व की हवा चलने के बावजूद यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में हिंदू अभी भी कास्ट के खांचों में ही टूटे हुए थे। लेकिन फिर इसी को रिवर्स करने के लिए पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा आता है, जिसने मंडल की ना सिर्फ नींव हिलाई बल्कि उसे पूरी तरीके से गिराने का प्लान बना लिया था। और वो चेहरा पता है कौन था? नरेंद्र मोदी। इस व्यक्ति ने ना सिर्फ पूरी तरीके से मंडल पॉलिटिक्स को खत्म किया, बल्कि हिंदुत्व को सबसे बड़ा फोर्स बना दिया, जिसमें आज सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लोअर कास्ट हिंदूज, ओबीसीज और दलितों की है। देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति के केंद्र में आए तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये पूरे नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की कास्ट बेस्ड राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति जातीय इक्वेशंस पर चलती रही थी। बीजेपी को लगातार ब्राह्मण बनिया पार्टी कहकर उसकी ब्रांडिंग की जाती रही थी, ताकि सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट है ना, उनको हिंदुओं और हिंदुत्व से दूर रखा जा सके। बीजेपी इज ऑफन पोर्ट्रेड एज अ ब्राह्मण बनिया पार्टी। लेकिन 2014 में पहली बार यह नैरेटिव टूटना शुरू हुआ, क्योंकि मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते थे।
गुजरात के घांची तेली समाज से। और यह मंडल राजनीति के लिए एक साइकोलॉजिकल भीषण झटका था, क्योंकि उनके पास हमेशा यही वेपन होता था कि बीजेपी जो है वो तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, वो तो सवर्णों की पार्टी है। मोदी को पता था कि अगर हिंदू सोसाइटी को कास्ट लाइन से बाहर निकालकर हिंदुत्व के अम्ब्रेला में जोड़ना है तो मंडल पॉलिटिक्स की कमर तोड़नी पड़ेगी। और इसी कारण यहीं से मोदी ने जो सोशल इंजीनियरिंग शुरू की, उसने धीरे धीरे मंडल पॉलिटिक्स की जमीन को खिसका दिया। और इस इंजीनियरिंग में ना दो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजीज थी। सबसे पहले बात करते हैं पहली स्ट्रैटेजी की, यानी कि रिप्रेजेंटेशन की। 2014 के बाद बीजेपी ने जिस स्केल पर ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस दिया है ना, वो किसी भी पार्टी ने पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद के ईरा में नहीं दिया है। 2019 की लोकसभा में बीजेपी के कुल 303 एमपीज में से लगभग 69% नॉन अपर कास्ट थे, 113 ओबीसी समाज से थे, 53 एससी समाज से थे और 43 शेड्यूल्ड ट्राइब से थे। ये प्रोपोर्शन भारत की सामाजिक संरचना के लगभग बराबर है, जिसका मतलब यह है कि पहली बार सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटीज जो थी ना, वो खुद को बीजेपी के अंदर वास्तविक जो प्रतिनिधित्व है उनका समाज के अंदर, उससे मिलता जुलता पा रही थी। और इससे ना काफी हद तक नॉन अपर कास्ट भी बीजेपी से अलाइन होना शुरू हो चुके थे, जो कि मंडल पार्टियों के अलावा पश्चिम के स्कॉलर्स को भी पसंद नहीं आ रहा था। और इसी कारण से जेफर लॉट और जाइल्स वर्नियर जैसे जो सो कॉल्ड वेस्टर्न स्कॉलर्स ने दावा किया था कि बीजेपी अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने समय के साथ इस नैरेटिव को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है। 2013 के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा ओबीसी और एससी कैंडिडेट उतारे हैं। और सिर्फ कैंडिडेट्स ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में भी बूथ से लेकर मंडल, जिला और स्टेट लीडरशिप तक हजारों ओबीसी और दलित नेताओं को की रोल्स दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आधे से ज्यादा जो पद हैं वो ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट समाज से आते हैं। योगी की सरकार के अंदर भी जो कास्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, वो अखिलेश की सरकार से ज्यादा बैलेंस्ड है। एक समय पर समाजवादी सरकार को यादव राज कहा जाता था और बीएसपी को जाटव सेंट्रिक कहा जाता था, लेकिन बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है वो इसके बिल्कुल उलट हो गया है, बड़ा मिक्स्ड और सोशली स्प्रेड आउट। और इस काम का सबसे बड़ा फोकस था सभी जातियों को हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अंदर असिमिलेट करते हुए एक बड़ा अम्ब्रेला बनाना। और फ्रैंकली सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंटेशन शिफ्ट जो है ना वो साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने 2 राष्ट्रपति दलित और ट्राइबल समुदाय से चुने हैं, यानी रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। और ये सब सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि मंडल नैरेटिव को तोड़ने का सीधा सीधा पॉलिटिकल मैसेज था कि हिंदुत्व सिर्फ अब अपर कास्ट की आइडेंटिटी नहीं रही है, बल्कि पूरे हिंदू समाज की आइडेंटिटी है। कैबिनेट का रिप्रेजेंटेशन भी इसी दिशा में गया। मोदी की कैबिनेट में 60% से ज्यादा मंत्री जो थे वो ओबीसी, एससी और एसटी समूह से आए। और ये डिस्प्रोपोर्शनल नहीं था, बल्कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था इनका। और इन सब चीजों से ना मंडल एरा की ये धारणा खत्म होने लगी कि बीजेपी जो है ना वो सिर्फ ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण की पार्टी है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो था ना वो अकेला फैक्टर नहीं था इन सब चीजों का। असली गेम चेंजर थी 2014 के बाद की गई वेलफेयर स्ट्रैटेजी, जिसने मंडल पॉलिटिक्स का पूरा वोटर बेस जो था उसकी आइडियोलॉजी को छोड़कर हिंदुत्व के पास भेज दिया था एक तरह से। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट की कई योजनाएं आई, जिनका सबसे बड़ा लाभ ओबीसी, एससी और एसटी परिवारों को मिला। और इनकी संख्या सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये पॉलिटिकली डिसाइसिव भी थी। मुद्रा लोन्स के अंदर 70% से ज्यादा जो बेनिफिशियरीज है ना वो ओबीसी, एससी और एसटी हैं। उज्ज्वला कनेक्शंस जिनके अंदर सिलेंडर दिए जाते हैं, उनमें भी आधे से ज्यादा जो लाभार्थी हैं वो एससी और एसटी हाउस होल्ड्स हैं। पीएम आवास ग्रामीण में सबसे बड़ा जो सेगमेंट है ना वो एससी एसटी फैमिलीज हैं। स्वनिधि लोन्स में स्ट्रीट वेंडर्स, जिसमें से ईबीसी और ओबीसी सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं, सबसे ज्यादा जुड़े हैं। और ऐसी दर्जनों स्कीम्स हैं। मंडल राजनीति की पार्टियों ने ना इन सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटीज को दशकों तक इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकली कोई सुधार नहीं आया था। और 2014 के बाद की गई वेलफेयर पॉलिटिक्स से ये गैप भर गया, जिससे सो कॉल्ड लोअर कास्ट भी सीधे बीजेपी की लॉयल वोट बैंक बनना शुरू हो गई। ऊपर से जब मोदी ने सार्वजनिक तौर से सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, तो एक ऐसा सिंबॉलिज्म माना गया जिससे लोगों को लगा कि बीजेपी जो है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रही, हिंदुत्व की असली विचारधारा पर चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी का फोटो अप था, पर एनी विच वे इससे मैसेज जो था वो पॉजिटिव ही गया था। और इन 2 स्ट्रैटेजीज का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होना शुरू हो गया था। 2019 के एनईएस डेटा के अनुसार ना बीजेपी का जो बिगेस्ट वोट बैंक जंप था वो मिडिल क्लास में नहीं, बल्कि पुअर और लोअर इनकम ग्रुप्स में आया था। अर्बन रूरल वोट गैप जो था ना वो 2014 में 8.9% से घटकर 2019 में सिर्फ 3.5% रह गया था। और ये संकेत था कि बीजेपी जो है ना वो सिर्फ शहरों की पार्टी नहीं रह गई है, अपर कास्ट की पार्टी नहीं रह गई है,
बल्कि गरीब और पिछड़े समाज की पार्टी भी बन चुकी है। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 31% था और 2019 में 37.4% हो गया था। और ये वृद्धि जो थी ना, वो अपर कास्ट से ड्रिवन नहीं थी, बल्कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से ड्रिवन थी। हिंदू लोक नीति CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार ना, यादव वोट बैंक भी एनडीए के फेवर में जाना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार इस ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे ज्यादा सॉलिड केस स्टडी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और इसके बावजूद भी बीजेपी ने 49.6% वोट शेयर हासिल किया था, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के परफेक्ट कास्ट मैथ को तोड़ते हुए। आप ये देख लो कि 2024 इलेक्शंस के बाद बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कमंडल पॉलिटिक्स से लोअर कास्ट को अपनी आइडियोलॉजी में एसिमिलेट किया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। और अब बिहार का रिजल्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को 56% ओबीसी वोट मिले हैं और कांग्रेस को सिर्फ 32%। और ये साफ दिखाता है कि ओबीसी कम्युनिटीज जो है ना, अब बीजेपी के साथ लॉन्ग टर्म शिफ्ट में जा चुके हैं। दलित कम्युनिटीज के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव दिखा। पहले जो लोग बीजेपी को मनुवादी पार्टी कहते थे ना, वही धीरे धीरे शिफ्ट करते गए। छोटे छोटे दलित सबकास्ट पासी, खटीक, वाल्मीकि, धनुक बीएसपी के जाटव सेंट्रिक पॉलिटिक्स से निराश होकर बीजेपी की तरफ चले गए। इनफैक्ट आप लेटेस्ट बिहार की बात कर लो। बिहार में जिस तरीके से एनडीए ने सभी सीटों को व्हाइट वॉश किया है ना, इवन एससी डोमिनेटेड सीटों को भी, ये दिखाता है कि कास्ट पॉलिटिक्स के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। और ये सब कुछ तब हुआ है जब जातीय जनगणना का इतना बड़ा शगुफा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने छेड़ा हुआ था। आज की डेट में साफ साफ दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा चंक जो मंडल पॉलिटिक्स का शिकार था, वो अब सीधे सीधे खुद को हिंदुत्व से अलाइन कर रहा है। 2014 से 2024 के बीच लोअर कास्ट हिंदूज के लिए बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक प्लेटफॉर्म बन गई, जहां उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला, वेलफेयर मिला, रिस्पेक्ट भी मिला और हिंदू आइडेंटिटी में बराबर की जगह भी मिलने लगी। और शायद यही वो ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने मंडल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ दिया। और अब इसी कारण से सो कॉल्ड लोअर कास्ट वोटर्स जो है ना, वो बीजेपी को सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेफरेंस की तरह नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी की तरह देखने लगे हैं। और इसी कारण से ना आज मंडल पार्टियों का सबसे बड़ा डर यही है कि हिंदू कंसोलिडेशन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। देखिए, पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जिन कास्ट पार्टीज ने दशकों तक अपने लॉयल वोट बैंक को पकड़ कर रखा था, वही कास्ट ग्रुप्स अब चुपचाप उनके हाथों से निकलने लगे हैं। ये बदलाव अचानक से नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे ग्राउंड पर लोगों की सोच बदलने से आया है। जिसने भी कास्ट पार्टीज की राजनीति को करीब से देखा है, उसे ये बात पता है कि इन पार्टियों की ताकत सिर्फ एक चीज से आती थी, ये भरोसा कि हमारी कास्ट हमारे अलावा कहीं नहीं जाएगी। लेकिन यही भरोसा अब टूट रहा है। चलिए, सबसे पहली बात यूपी की करते हैं। यहां सबसे शॉकिंग बदलाव नॉन यादव ओबीसीज में देखने को मिला। 3 दशक तक एसपी की राजनीति यादव सेंट्रिक रही और बाकी की जो ओबीसी कास्ट थी वो सिर्फ भीड़ मानी गई। स्थानीय स्तर पर पावर स्ट्रक्चर सिर्फ यादवों को मिलता रहा और बाकी की जो हिंदू कास्ट थी उनको तो छोड़ ही दो। उल्टा खुद कुर्मी, कोएरी, लोधी, निषाद, मल्ला, इन जैसे बड़े ओबीसी समूह ये महसूस करते रहे कि एसपी में उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। यही डिससेटिस्फैक्शन धीरे धीरे बीजेपी के लिए वोट में बदलता गया और आज यूपी में ग्राउंड रियलिटी ये है कि नॉन यादव ओबीसी की एक बहुत बड़ी संख्या एसपी को छोड़कर बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। और सिर्फ नॉन यादव ही नहीं, बल्कि यादवों में भी ना एक बहुत बड़ा चंक आज बीजेपी के साथ जुड़ चुका है। और इसका डायरेक्ट प्रमाण यूपी और बिहार का वोटिंग पैटर्न है। देखो, बिहार में आरजेडी को यह पूरा भरोसा था कि उसका यादव और मुस्लिम बेस उसके साथ बना रहेगा और बाकी की जो कास्ट होंगी वो सिर्फ संख्या भरेंगी। लेकिन ग्राउंड पर ईबीसी और महादलित वोट में इतना बड़ा स्विंग आया कि 2025 के रिजल्ट ने आरजेडी की पूरी तरीके से कास्ट अरिथमेटिक को खत्म कर दिया। पहली बार महादलित और ईबीसी ने एक तरफा आरजेडी से दूरी बना ली। युवाओं और महिलाओं ने भी केवल कास्ट के नाम पर वोट देना रिजेक्ट कर दिया। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आया किस वजह से। तो इसकी ना सबसे बड़ी वजह ये थी कि वोटर सब कास्ट स्पीचेस नहीं देखते, वो डिलीवरी देखते हैं। लोगों ने ये साफ महसूस किया कि कास्ट पार्टीज जो हैं वो ग्राउंड पे कुछ बदलती ही नहीं। ये पार्टियां उनकी स्थिति सुधारने की बजाय उनकी स्थिति को एक्सप्लॉइट करके खुद सत्ता की हवा सेकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जिसको मनुवादी और ब्राह्मणवाद का टैग दिया गया, वही पार्टी इनको सबसे ज्यादा सम्मान और समाज में आगे बढ़ाने का काम दोनों कर रही थी। जिसका रिजल्ट ये हुआ
कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया और इसी बदलाव के चलते ऑपोजिशन ने कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन का डर और कास्ट पोलराइजेशन जैसे पुराने हथियार फिर से इस्तेमाल करने का सोचा। लेकिन अभी ना वोटर ये साफ समझने लग गया कि जाति के नाम पर केवल स्पीचेस मिलती हैं, काम नहीं बदलता। और इसी कारण से ना कास्ट सेंसस या रिजर्वेशन फियर, ये जो मुद्दे हैं ये ग्राउंड के ऊपर अब उस लेवल का वेव नहीं बना पा रहे जैसे पहले बना करती थी। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि हिंदू धीरे धीरे हिंदुत्व और नेशनलिज्म के नाम पर यूनाइटेड और मजबूत हो रहे हैं। कई कास्ट ग्रुप्स अब सिर्फ हिंदुत्व आइडेंटिटी के अंतर्गत वोट कर रहे हैं, ना कि अपनी जाति को देखकर। जिन कास्ट्स को मंडल एरा में हमेशा डिवाइडेड रखा गया, आज वही हिंदुत्व पॉलिटिक्स की तरफ भाग रही हैं और इस बदलाव ने कास्ट पार्टीज की राजनीति को लगभग इररेलेवेंट बना दिया है। आज स्थिति यह है कि बीजेपी को लगभग हर कास्ट कैटेगरी से वोट मिल रहे हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ईबीसी से, अवर कास्ट से, महिलाओं से, युवाओं से। इस तरीके का जो क्रॉस कास्ट सपोर्ट है वो मंडल एरा पार्टीज अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। ऑपोजिशन को अब डर इस बात का हो गया है कि अगर यह अलाइनमेंट कुछ और वर्षों तक ऐसे ही बना रहा तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी और यही मंडल पॉलिटिक्स पे कमंडल पॉलिटिक्स की जीत होगी। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।